हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे ग्लोमेरुलोपैथी के बारे में लास्ट लेक्चर में, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसको खत्म करेंगे हमारी ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी को कि होता क्या है। तो इसमें हमने पहला डिस्कस किया था कि कौन कौन से डिजीज पोर्शंस आती हैं। तो इसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसके बारे में हम काफी डिटेल तक पढ़ चुके हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कि क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आने वाले हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें आज की क्लास में, तो सबसे पहले अगर हम इसकी ईटियोलॉजी के बारे में बात करें, ईटियोलॉजी, तो ईटियोलॉजी कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से क्या हुआ है, ग्लोमेरुलस में डैमेज हुआ है। ठीक है, अब वो आपका इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से वहां पे वो जो सेल्स है वो डैमेज हो सकती है। परफ्यूजन कम हुआ, हाइपोक्सिया की कंडीशन हुई, तो हो सकता है कि वहां की सेल डैमेज हो जाए। तो एनी हाउ जो हमारी सेल है वो डैमेज हो रही है। तो हम ये हमारी इटियोलॉजिकल कंडीशन है कि जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो डैमेज हो गया है और उसमें हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे। अब अगर हम इसमें बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, इसके जो मेन क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, मेन जो क्लिनिकल सिम्टम्स है जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम ये कहते हैं कि पेशेंट को नेफ्रोटिक रेंज इंजरी हो गई है, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट आता है इडिमा, नेक्स्ट प्रोटीन यूरिया, एंड थर्ड वन आता है हमारे पास इसमें हाइपो एल्बुमिनिया। क्लियर है। इडिमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्बुमिनिया, मतलब ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो गई, यूरिन में प्रोटीन ज्यादा आ रहे हैं, एडिमा की कंडीशन हो गई है। इसके अलावा जो बाकी साइन सिम्टम्स हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, ये बेसिक की हम बात कर रहे हैं कि ये तीन तो हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से हम डिसाइड कर पाते हैं क्या पेशेंट को सस्पेक्टेड आ चुका है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अब हम इसके बारे में बात करें कि हम इसके जो क्लासिफिकेशन हम जो डिस्कस किया था, प्लस इंजरी, प्लस टू इंजरी, प्लस थ्री इंजरी के बारे में, उनके सिम्टम्स क्या क्या आ रहे थे, उनको हम एक टेबल फॉर्म में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट इंजरी के बारे में, प्लस वन इंजरी, प्लस टू इंजरी एंड प्लस थ्री इंजरी। क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आ रहा था प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया जिसको हमने क्या नाम दिया था, सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। कौन सा आ रहा था, एल्बुमिन, एल्बुमिन यूरिया। क्लियर है। ये प्लस वन इंजरी की बात हो गई। अगर प्लस टू इंजरी की बात करें हम, तो प्लस टू इंजरी में हमारे पास हमें देखने को मिलता है नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। उसके बाद हमें देखने को जिसमें कि आपके पास दोनों आ जाते हैं, एल्बुमिन यूरिया एंड ग्लोबुलिन यूरिया। क्लियर है। ये आपके पास सेकेंड टाइप ऑफ इंजरी में आ गया। थर्ड अगर हम इंजरी की बात करें, प्लस थ्री इंजरी, ये हमारे पास हम जिसको नाम दे रहे हैं माइल्ड, ये मॉडरेट एंड ये सीवियर टाइप ऑफ इंजरी। यहाँ पे हमारे पास हम बात करें कि कौन कौन से साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें देखने को मिलता है इडिमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया। प्रोटीन यूरिया कितना देखने को मिलता है, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। हाइपोएल्बुमिनिया, उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाइपरलिपिडीमिया, ब्लड में लिपिड्स की कमी हो जाएगी। फिर हमने डिस्कस किया था क्या, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इडिमा में हमने डिस्कस कर लिया था कौन सा होता है, एनासार्का, एनासार्का। और कहाँ पे होता है, पेरी ऑर्बिटल इडिमा, पेरी ऑर्बिटल इडिमा सबसे पहले। क्लियर है। फिर हमने देखा था दो प्रोटीन्स का लॉस हो रहा था, कौन कौन सा, एंटीथ्रोम्बिन, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हाइपरकोगुलेबिलिटी,
हाइपर कोएगुबिलिटी। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि हमारे पास एक और प्रोटीन लॉस हो रहा था जिसका नाम था ट्रांसफेरिन, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ट्रांसफेरिन लॉस हो रहा था तो हमारे पास क्या डिजीज कंडीशन हो रही थी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि जब हमारे पास हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है बॉडी में, एडिमा की कंडीशन डेवलप हो रही थी, तो बॉडी में क्या हो गया, हाइपोवोल्यूमिया। हाइपोवोल्यूमिया होने की वजह से क्या हुआ, डिक्रीज जीएफआर। जीएफआर कम हुई तो क्या कंडीशन डेवलप हुई हमारे पास, यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ओलिग्यूरिया। कि बॉडी के अंदर, सॉरी, इंसान पर डे लेस देन 400 ml यूरिन पास आउट करता है पर डे। ये कंडीशन डेवलप हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें ओलिग्यूरिया के बाद, तो जब पेशेंट का यूरिन पास आउट नहीं होगा, तो यूरिन पास आउट नहीं होने की वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर यूरिन के थ्रू क्या निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट। अब अगर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन से बाहर नहीं निकल रहे हैं बॉडी से, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होंगे, और वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं एजुटीमिया, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड। एजुटीमिया में कौन कौन सी जो चीजें हैं वेस्ट है वो इकट्ठा होती हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन एंड आपका यूरिक एसिड। ये चीजें हमें ब्लड में हमें बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। एजुटीमिया हो जाएगा मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है आपके ब्लड में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि आपको आयरन जो डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्या क्या होते हैं, एनोरेक्सिया, फटीग। क्लियर है। तो ये साइन सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं किसमें, सीवियर वाले में। इसके अलावा हमने एक और डिस्कस किया था, हिमेचूरिया, कि स्लाइटली आपको हिमेचूरिया भी देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास सीवियर टाइप ऑफ इंजरी के बारे में। तो ये तीनों इंजरी हम पढ़ रहे हैं ग्लोमेरुलो, सॉरी, ये जो तीनों चीजें हम पढ़ रहे हैं वो है ग्लोमेरुलस में इंजरी होने की वजह से। कौन सा सिंड्रोम डेवलप हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तीन चीजें आई, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। इसको हमने नाम दिया नेफ्रोटिक रेंज इंजरी। ये हमारे पास सब नेफ्रोटिक रेंज इंजरी। क्लियर है। ये हो गया उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। अब हमने इसमें सब कुछ पढ़ लिया है, इनके जो रेशनल थे वो सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम अब इसमें डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट एंड डायग्नोस्टिक एरिया पे, कि हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम उसको डायग्नोस करेंगे, एंड देन कैसे हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, कौन कौन सी हम उसमें मेडिसिन देंगे, कौन कौन सा ट्रीटमेंट होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या प्रायोरिटी पे रखना है। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर डायग्नोस्टिक मेजर्स के बारे में। तो सबसे हमें पहले इसमें हम देखते हैं पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हमें पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी है और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसमें हमें देखने को मिल जाएगा उसकी बॉडी पे एडिमा। सेकंड हम इसमें बात करें तो हम इसमें यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस। क्लियर है। यूरिन एनालिसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि बॉडी के अंदर हाइपोवोल्यूमिया हुआ है। अब अगर वॉल्यूम कम हुआ है, हमारे पास यूरिन का आउटपुट कम आ रहा है, तो जो यूरिन आ रहा है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें फ्लूइड का वॉल्यूम कम है। फ्लूइड कहाँ गया, सारा शिफ्ट हो गया इडिमा में। तो इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो हम इसमें करवाएंगे यूरिन एनालिसिस के बाद में आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रिएटिनिन लेवल, सीरम यूरिया लेवल, ये हमें बढ़े हुए मिलेंगे।
जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं पेशेंट की बॉडी में ग्लोमेरुलस में इंजरी हुई है। उसके बाद हम बात करें लिपिड प्रोफाइल। हमने बात किया है साइन सिम्टम में कि पेशेंट के अंदर लिपिड्स का सिंथेसिस बढ़ चुका है, तो अगर हम उसके लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो उनका हमें अमाउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एंड लास्ट वन हम इसमें चेक करेंगे सीरम प्रोटीन लेवल। जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से अगर हम उनको चेक करेंगे तो उनका जो लेवल है वो हमें क्या मिलेगा, कम, क्योंकि ब्लड के अंदर उनका लेवल क्या हो चुका है, कम। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिनके बेसिस पे हम पेशेंट को डायग्नोस करेंगे कि हाँ उसके बॉडी में कहीं ना कहीं ग्लोमेरुलस में इंजरी हुई है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें कि उसका मैनेजमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करें उसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम इसमें पेशेंट का जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो क्या करेंगे कि पेशेंट में जो इन्फ्लामेशन हुआ है ग्लोमेरुलस में उनको कम करने में और जो पेन है उसको रिड्यूस करवाने में मदद करते हैं, डिक्रीज इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन कम होगा मतलब वहां के जो टिश्यूज हैं सेल हैं उनमें रिपेयरमेंट स्टार्ट होगा, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। नेक्स्ट हम इसमें देंगे पेशेंट का सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें कि ओलिगूरिया हो रहा था तो ओलिगूरिया के हम वहां पे देंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या काम करवाते हैं, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट को बढ़वाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देंगे लिपिड सोलवेंट्स या फिर लिपोलाइटिक ड्रग्स। लिपोलाइटिक ड्रग्स, लिपोलाइटिक ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स जो लिपिड्स को लाइसिस करवाने में मदद करती हैं। लाइसिस क्यों करवाना है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हाइपरलिपिडीमिया हुआ है जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर लिपोलाइटिक ड्रग्स देनी है जो क्या करेंगी, उस लिपिड को घोलने में हमारी मदद करेंगी। उसके बाद हम इसमें देंगे पेशेंट के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स पेशेंट के अंदर कमी हुई है तो इनको हम इन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम इसमें कौन सा इन्फ्यूज कर रहे हैं, एल्बुमिन, क्योंकि मोस्ट ऑफली यही हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए। तो अगर हम इसको एल्बुमिन को देंगे तो ये एडिमा को जाके रोकने में हमारी मदद करता है। उसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स का, एंटीकोगुलेंट्स, क्योंकि जो हाइपर कोगुलेबिलिटी हुई है तो हमें जो ब्लड कोगुलेंट हो चुका है तो उसको भी डिसोल्व करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, पेशेंट में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, डायूरेटिक्स देंगे, लिपोलाइटिक्स ड्रग देंगे, ड्रग जो लिपिड्स है उनको लाइसिस करने के लिए, तोड़ने के लिए एल्बुमिन का इन्फ्यूजन करेंगे, एंड एंटी कोगुलेंट्स ड्रग देंगे जो हाइपर कोगुलेबिलिटी हुई है उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि नर्सिंग क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम बात करें, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम इसका रखेंगे इनपुट आउटपुट चार्टिंग। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है कि पेशेंट का डेली इनटेक कितना है, आउटपुट कितना है, वो हमें मेजर करना है। सेकंड हम बात करें पेशेंट का वेट मेजरमेंट, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होने वाली है कि हमें फिक्स करना है पर डे कि आज हमने 1 बजे वेट किया है पेशेंट का तो कल भी हम 1 बजे ही उसका वेट करें। मतलब उसका हमें टाइमिंग फिक्स करना है कि जिस दिन हम एक जितने बजे हम एक दिन में कर रहे हैं नेक्स्ट दिन भी हम उतने ही बजे हम सेम टाइमिंग पे उसका वेट करेंगे, और जो वेट होगा वो लेस क्लॉथ के साथ होगा, मतलब मिनिमम क्लॉथ के साथ। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि पेशेंट के हमें वाइटल साइंस चेक करने हैं। ठीक है, तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट है। और नर्स क्या करेगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगी पेशेंट को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट में हो गया, क्या क्या हो गया, आईओ चार्टिंग हो गया, डेली वेट मेजरमेंट हो गया, वाइटल साइन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सबसे पहले प्रायोरिटी पे आईओ चार्टिंग होगा, सेकंड आपके पास डेली वेट मेजरमेंट होने वाला है।
और उसके अलावा हम बात करें कि नेक्स्ट डाइटरी, तो डाइट में हम क्या देने वाले हैं पेशेंट को, डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइट में हम क्या देंगे पेशेंट को, तो डाइट में हम देने वाले हैं हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट, क्योंकि पेशेंट को एनर्जी की जरूरत है। जो सोडियम है उसको हम डिक्रीज रखेंगे, डिक्रीज सोडियम इनटेक। क्यों रखेंगे, क्योंकि सोडियम ज्यादा देंगे, सोडियम ज्यादा देंगे पानी को ज्यादा रीएब्जॉर्ब करवाएगा, पानी ज्यादा रीएब्जॉर्ब करेगा, एडिमा की कंडीशन बढ़ेगी। उसके अलावा डिक्रीज प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन इनटेक, जो प्रोटीन इनटेक है उसको भी हमें लिमिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का अगर जब हम डाइजेशन करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, वेस्ट जनरेट होगा, प्रोटीन से वेस्ट जनरेट होगा। जो हम बात कर रहे थे BUN एजुटीमिया, तो एमोनिया बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा, यूरिया बनेगा एमिनो एसिड से। तो उसकी वजह से हमें क्या है, प्रोटीन का इंटेक कम करना है। क्यों, क्योंकि ताकि हमारी बॉडी में वेस्ट कम बने। और कितना रखते हैं, तो ये हम रखते हैं 20 से 40 ग्राम्स पर डे। पेशेंट के अंदर आपको प्रोटीन इंटेक सिर्फ 20 से 40 ग्राम पर डे रखना है, ताकि पेशेंट के अंदर जो एजुटीमिया की कंडीशन है वो ना बने, और जो बनी हुई है उसको हम ठीक कर सके। तो क्या हुआ, हाई कैलोरी डाइट, डिक्रीज सोडियम इंटेक, डिक्रीज प्रोटीन इंटेक, एंड लिमिट द लिमिट द फ्लूइड। और जो पर्सन है उसके अंदर जो फ्लूइड इंटेक है उसको भी हमें लिमिट करना है, कि हम जो आईवी थेरेपी से देने वाले हैं वो भी ज्यादा मात्रा में ना दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन, उसकी एटियोलॉजी, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग, की +1 इंजरी, +2 इंजरी, +3 इंजरी के साथ। फिर हमने देखा इसमें मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद हम इसमें देखा नर्सिंग मैनेजमेंट एंड देन डाइटरी मैनेजमेंट। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पॉइंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। अब हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेफ्रिटिक सिंड्रोम, या फिर हमने जिसको दूसरा नाम दिया था ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर नेफ्रिटिक सिंड्रोम क्या है, क्यों होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सेकंड पॉइंट्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर जिसको हमने दूसरा नाम दिया था नेफ्रिटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम। ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब पेशेंट की जो एंटीबॉडीज है वही हमारी जो एंडोथेलियम सेल है ग्लोमेरुलस में, उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। उसमें हम इंक्लूड करते हैं एक बैक्टीरिया ग्रुप ए, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये एक बैक्टीरिया है जो रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाने के लिए। इसके अलावा और रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पे हम इंक्लूड करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, URI, कि जो पेशेंट है अगर उसमें किसी पेशेंट में बार बार एपिसोड हमें देखने को मिले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, क्या क्या, सोर थ्रोट, फेरिंजाइटिस, बार बार पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस, तो ये सारे इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। क्यों, क्योंकि इन सब के जो पीछे है उसका रीजन भी हमारे पास यही बैक्टीरिया होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये बैक्टीरिया बार बार बॉडी में इन्वेड कर रहा है URI के थ्रू, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवा रहा है बार बार किसी पेशेंट में, तो वो पेशेंट ससेप्टेबल हो सकता है नेफ्रिटिक सिंड्रोम के लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें बात करें इसके टाइप्स के ऊपर,
तो इसका जो टाइप्स है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप्स अकॉर्डिंग टू अकरेंस, कि जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो दो टाइप्स है, फर्स्ट अक्यूट एंड सेकंड क्रोनिक। मतलब उसकी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कि अभी अचानक हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और उसने ग्लोमेरुलर जो है उसको इंजर्ड कर दिया है। सेकंड क्रोनिक, कि पेशेंट में यूआरआई हुआ, वो ठीक हो गया, थोड़ी बहुत इंजरी हुई, फिर यूआरआई हुआ, फिर इंजरी हुई, ऐसे वो कंटिन्यूस पहले से उसको चला आ रहा है। तो ये दोनों टाइप्स। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट टाइप अकॉर्डिंग टू अकरेंस के बाद, सेकंड इसमें बात करते हैं हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेफ्रॉन अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेफ्रॉन, कि जो नेफ्रॉन है उनके इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम है उनको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास चार टाइप के आते हैं इसमें। फर्स्ट वन चीज लोकल, या जिसको हम बोलते हैं फोकल या रीजनल। तो जैसा नाम है लोकल, फोकल या रीजनल, मतलब किसी पर्टिकुलर एक एरिया के नेफ्रॉन में डिस्टरबेंस हुआ है। ठीक है, कि हमारी बॉडी में कितने सारे नेफ्रॉन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि लगभग 1 से 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं एक किडनी में। तो दो किडनी में कितना हुआ, 2 से 2.4 मिलियन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि किसी पर्टिकुलर एक जगह के नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो लोकल या फोकल। सेकंड हम बात करें डिफ्यूज या फिर मैसिव इंजरी, मतलब कि कंप्लीट नेफ्रॉन्स इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। ऑल नेफ्रॉन्स, जितने भी हमारी बॉडी में नेफ्रॉन है सभी में क्या हो गया, इंजरी हो गई है, ऑल नेफ्रॉन। थर्ड हम इसमें बात करें कि मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस का मतलब कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहां पे इंजरी हुई है। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट में इंजरी हुई है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, मेम्ब्रेनस नेफ्रिटिक सिंड्रोम, जीबीएम इंजर्ड। एंड फोर्थ आता है इसमें प्रोलिफरेटिव, कि जो इंजरी हुई है उसका प्रोलिफरेशन हो गया, वो चारों तरफ फैल चुकी है, कंप्लीट उसने डिस्ट्रॉय मचा दिया है, उसने सब कुछ को खराब कर दिया है, जीबीएम भी खराब हो गई है, नेफ्रॉन्स भी आपके सारे खराब हो चुके हैं, पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में जा चुका है। इसके आगे फर्दर क्या होगा कि पेशेंट की जो किडनी है वो फेल हो जाएंगी, जिसको हम नाम देते हैं किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रोनिक रीनल इंजरी। तो वो इसके बाद हमारे पास पेशेंट में स्टार्ट हो जाती है। जो प्रोलिफरेटिव है उसका जो प्रोग्नोसिस है वो सबसे बैड होता है, या फिर हम इसको कहें कि पुअर प्रोग्नोसिस। तो ये हो गए अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेफ्रॉन, टोटल 4 प्रकार के, लोकल, फोकल या रीजनल, मतलब किसी पर्टिकुलर एक जगह के हमारे नेफ्रॉन्स में डिस्टरबेंस हुआ, खराब हुआ। उसके बाद डिफ्यूज या मैसिव, सभी नेफ्रॉन्स खराब हो चुके हैं, मेम्ब्रेनस, जीबीएम आपकी इंजर्ड हुई है, और प्रोलिफरेटिव में मतलब कि अब जो प्रोलिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, आपकी जो जीबीएम है वो खराब हो गई है, नेफ्रॉन्स खराब हो चुके हैं और किडनी फेल होने की कगार पे आ गई है। प्रोलिफरेटिव का सबसे बैड प्रोग्नोसिस होता है, मतलब इसको ठीक करने की जो उम्मीद है वो सबसे कम होती है। तो ये हो गया इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या आने वाले हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी नेफ्रिटिक सिंड्रोम, ये क्या है, सीवियर है, कॉम्प्लिकेशन हम बोल सकते हैं किसका, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ था उसके जस्ट आगे की जो कंडीशन है वही हमारे क्या है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक में हमने पढ़ा था प्लस 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 सीवियर इंजरी तक, बट जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम है उसमें एक और प्लस ऐड हो जाता है और वो होती है हमारे पास नेफ्रिटिक
सिंड्रोम, जिसको हम नाम देते हैं वेरी सीवियर डैमेज, वेरी सीवियर डैमेज। +3 इंजरी तक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में था एंड +4 इंजरी या वेरी सीवियर डैमेज आपका किसमें इंक्लूड किया गया है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम में। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो हम लिखना स्टार्ट करें तो जो हमारे पास +3 के थे वो सारे आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के आ रहे थे, या फिर हम इसको और अच्छे से क्लासिफाई लिखना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक रेंज इंजरी। कि जो नेफ्रोटिक रेंज इंजरी हुई थी उसके जितने भी सिम्टम्स आए थे, एडिमा, प्रोटीनयूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपरलिपिडीमिया, एजुटीमिया, ओलिगूरिया, इंक्रीज BUN, एजुटीमियम इंक्लूड हेमेचूरिया, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसमें हेमेचूरिया को लेके। हेमेचूरिया को लेके क्या इंटरेस्टिंग है, तो हेमेचूरिया को लेके ये इंटरेस्टिंग है कि हेमेचूरिया मतलब यूरिन के अंदर ब्लड, ब्लड इन यूरिन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्लड आया है, जो इंजरी हुई है, वो कहाँ पे हुई है, हमारे ग्लोमेरुलस में हुई है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में हुई है। हो सकता है कि वो इंजरी आपकी ग्लोमेरुलस में ना हुई हो सकता है वो इंजरी आपके यूरेटर में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो या यूरिथ्रा में हो, वहां से इंजरी होगी तो भी ब्लड प्रेजेंट मिलेगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यूरिन एनालिसिस करते समय कि ये जो ब्लड आया है ये हमारे ग्लोमेरुलस से आया है। तो कैसे पता चलेगा ग्लोमेरुलस से आया है, अगर हमें आरबीसीज की शेप हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आरबीसी की शेप अगर हमें नॉर्मल मिले, जब हम यूरिन एनालिसिस कर रहे हैं और आरबीसी की शेप अगर हमें नॉर्मल मिले, तो इसका मतलब है इंजरी इन यूरिनरी ट्रैक्ट। इंजरी इन यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जो आपकी इंजरी है वो क्या तो यूरेटर में है या यूरिनरी ब्लैडर में है या फिर यूरिथ्रा में है। नेक्स्ट, अगर आरबीसी की शेप आपको डिस्टर्ब मिले, डिस्टरबेंस इन शेप, अगर आरबीसी के शेप में आपको डिस्टरबेंस मिले तो वो आपकी इंजरी कहाँ पे हुई है, ग्लोमेरुलस में इंजरी हुई है। और जो शेप है वो आपको कैसे दिखेगी, स्टार शेप्ड आपको आरबीसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। किस कंडीशन में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर नेफ्रिटिक सिंड्रोम के केस में हमें हेमेचूरिया देखने को मिलेगा। अब हेमेचूरिया हम बात करें कि कौन सा कहां से आया है, तो आरबीसी की शेप के अकॉर्डिंग हमें पता चलने वाला है। अगर शेप नॉर्मल हुआ तो जो नॉर्मल कैसी होती है, बाइकॉनकेव, अगर हमें ऐसी शेप देखने को मिली तो मतलब इंजरी कहाँ पे है, यूरिनरी ट्रैक्ट में। और अगर डिस्टरबेंस इन शेप स्टार शेप की देखने को मिलती है तो इंजरी कहाँ पे है, हमारे नेफ्रॉन में। तो स्टार शेप क्यों हो जाती है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस में इंजरी हुई, वहां से आरबीसी नीचे आई है, उसके बाद पीसीटी में घूमेंगी, लोपोफेनले में जाएंगे, लोपोफेनले के बाद डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट्स, उसके बाद फिर वो माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। तो उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, बहुत माइनर सी स्ट्रक्चर में से निकलना पड़ता है। लोपोफेनले में हम देखते हैं कि बिल्कुल हेयर पिन बैंड होता है, बिल्कुल माइनर सी स्ट्रक्चर होती है, तो उसके अंदर से निकलती है, तो जो उसकी शेप है वो चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से हमें डिस्टरबेंस शेप देखने को मिलेगा, स्टार शेप की देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंजरी हुई है वो कहाँ पे हुई है, ग्लोमेरुलस के। उसके बाद हम बात करें कि आरबीसी जो है वो एक दूसरे के ऊपर पाइल अप में हमें दिखाई देंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप आरबीसी आपको देखने को मिलेंगी।
या फिर हम इसको दूसरा नाम देते हैं आरबीसी कास्ट। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल शेप आरबीसी या फिर आरबीसी कास्ट क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो जब आरबीसी, यहाँ पे हम एक बार इसको डायग्रामेटिक समझते हैं। आरबीसी आपके ग्लोमेरुलस में आ गई है, ग्लोमेरुलस में आने के बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद वो जाती है आपके लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले क्या है, पहले थिक डिसेंडिंग, उसके बाद थिन डिसेंडिंग, मतलब उसके जो डायमीटर है वो कम हो रहा है। फिर आपका हेयर पिन बैंड, थिन असेंडिंग और फिर थिक असेंडिंग। तो क्या हुआ कि आपका जो डायमीटर है वो कम हुआ, तो वहां पे क्या होती है, आरबीसी रुक जाती है, स्टक हो जाती है। उसके बाद एक से दूसरी आरबीसी, तीसरी आरबीसी, ऐसे वो सारी आरबीसी क्या है, एक जगह फॉर्म हो जाती है। उसके बाद जब ऊपर से प्रेशर आता है पानी का, जो यूरिन आ रहा है, उस प्रेशर के साथ वो सारी आरबीसी ऐसे कैसे निकलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप आरबीसी हमें देखने को मिलती है। कि यूरिन में जब हम आरबीसी जो चेक करेंगे तो काफी सारी आरबीसी सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, मतलब एक के ऊपर एक चिपकी हुई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी कास्ट या फिर सिलेंड्रिकल शेप आरबीसी। क्यों देखने को मिली है, क्योंकि हमारे पास वो नेफ्रॉन में स्टक हो गई थी, फिर जब प्रेशर आया तो प्रेशर की वजह से वो निकली है, तो वो क्या कहलाता है, आरबीसी कास्ट। तो और पेशेंट में हम बात करें कि पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस वो अल्टर्ड हो जाएगी, अल्टर्ड। क्यों हो जाएगी कॉन्शियसनेस पेशेंट की अल्टर्ड, तो पेशेंट में एजुटीमिया की कंडीशन हुई है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या हुआ, अमोनिया का स्टोरेज हुआ। अब अमोनिया क्या है, एक गैस है, पॉइजनस गैस है। वो पॉइजनस गैस जब हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है, ये हमारे बीबीएम, जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, बीबीबी, उसको क्रॉस कर जाती है और हमारे ब्रेन में जाके जो पर्सन है उसकी कॉन्शियसनेस को अल्टर कर देती है। तो ये सारे क्या है, अब जब अगर हमारा ब्रेन अल्टर्ड हो चुका है, कॉन्शियसनेस हमारी अल्टर्ड हो चुकी है, तो हमें एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख कम लगेगी, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है। तो ये सारे साइन सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास वेरी सीवियर डैमेज या फिर नेफ्रिटिक सिंड्रोम के बारे में। क्या क्या सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो सारे सिम्टम्स में आएंगे। उसके अलावा हिमेचूरिया, हिमेचूरिया के बारे में इंटरेस्टिंग चीज कि कहां से हमें पता चलेगा कि कहां पे डैमेज हुआ है, और आरबीसीज कैसे हमें दिखने वाली है। तो ये हमारे पास हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ वेरी सीवियर डैमेज या फिर नेफ्रिटिक सिंड्रोम के बारे में। अब हम इसमें बात करें नेक्स्ट इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो उसके जैसा ही होने वाला है। हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, आरएफटी करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे करने वाले हैं ब्लड कल्चर। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे स्पुटम कल्चर। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है। अब बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें कल्चर देख करके पता करना पड़ेगा कि वो कौन सी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, साथ साथ हम इसमें यहाँ पे करने वाले हैं यूरिन कल्चर। तो तीनों चीजों का हम यहाँ पे कल्चर करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो कर रहा है, और वो कौन सी एंटीबायोटिक के लिए ससेप्टिबल है, सेंसिटिव है। उसी के अकॉर्डिंग हम उनका फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। एक इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में करने जाएंगे एएसओ टाइटर। एएसओ टाइटर का क्या मतलब है, तो एएसओ टाइटर का मतलब है हमारे पास एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। ये हमारे पास एक एंटीबॉडी है, इसका हम लेवल देखने वाले हैं। अगर लेवल एएसओ टाइटर जो है वो हमें मोर देन 200 यूनिट पर लीटर मिले, मतलब आपका टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इन्वर्ट हो चुका है। और अगर 200 से कम आता है तो आपका टेस्ट क्या हुआ, नेगेटिव हुआ।
तो ये हो गए हमारे पास इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि हम कैसे कैसे पता चले करेंगे कि पेशेंट में नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, और अगर नेफ्रेटिक सिंड्रोम है तो हम उस पेशेंट को और फर्दर डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, उसका पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड, स्पुटम एंड यूरिन का कल्चर करेंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वो किस ड्रग्स के लिए सेंसिटिव है वो हमें पता चल सके। एएसओ टाइटर करेंगे कि जो एंटीबॉडीज है उनका हमें रेशियो देखना है, टाइटर देखना है कि कितना हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अगर वो ज्यादा प्रेजेंट है कितने से 200 यूनिट पर लीटर से, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में पॉजिटिव आया है वो रिजल्ट और कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट है। अब हम इसमें नेक्स्ट हम बात करें इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में पहला मेडिकल मैनेजमेंट, तो जैसा हमने वहां पे किया था वही हमें यहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट करने वाले हैं। उसके अलावा पहले हमने क्या किया था कि पेशेंट में डाययूरेटिक्स दे रहे थे वो यहाँ पे भी देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे थे वो यहाँ पे भी चलेंगी। उसके अलावा हम वहाँ पे लिपिड्स जो लिपोलाइटिक एजेंट थे वो दे रहे थे वो यहाँ पे भी देने हैं क्योंकि सिम्टम सारे सेम है। उसके अलावा हम यहाँ पे जो देंगे वो हम देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पे देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उसको ठीक करने के लिए, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देने वाले हैं। उसके अलावा जो हम मेडिसिन वहां पे दे रहे थे वो सारी हम यहाँ पे देने वाले हैं कि पेशेंट को दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दो, फीवर आया है, इन्फेक्शन है तो फीवर भी आएगा, ठीक है, तो फीवर है तो एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पे देंगे, एंटीपायरेटिक्स। उसके अलावा लिपिड्स को कंट्रोल करने के लिए हम देंगे, ठीक है। पेशेंट के अंदर हम प्लाज्मा का इन्फ्यूजन करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स का। तो जो ट्रीटमेंट हमने पहले किया था वो यहाँ पे भी होगा क्योंकि पेशेंट की सिर्फ जो कैटेगरी है वो बड़ी है, सिम्टम्स तो अभी भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी हम उनको ट्रीटमेंट उसी के बेसिस पे करेंगे। और जो अदर फर्दर जो ऐड होंगी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक्स यहाँ पे ऐड होने वाली है। नेक्स्ट इसके नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट सेम होने वाला है आपका। क्या होगा कि पेशेंट को रेस्ट की जरूरत है, पेशेंट का आईओ चार्टिंग हम करेंगे, उसका डेली वेट हम लेने वाले हैं, क्लियर है। तो जो हमने लास्ट में पढ़ा था प्रीवियस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वही नर्सिंग मैनेजमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे क्या होगा, आईओ चार्टिंग फर्स्ट प्रायोरिटी, डेली वेट मेजरमेंट सेकंड प्रायोरिटी, और इसके अलावा उसका वाइटल साइन चेक करेंगे, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। डाइटरी इंटेक, तो डाइटरी जो मैनेजमेंट है वो भी आपका सेम होने वाला है। डाइटरी कि पेशेंट में सोडियम कम देंगे, पेशेंट में प्रोटीन इंटेक हम लिमिट करेंगे, पेशेंट के अंदर हम फ्लूइड लिमिट करेंगे। उसके अलावा पेशेंट में हम हाई कैलोरिक डाइट यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पास डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में। अब जो हमने ग्लोमेरुलोपैथी पढ़ा है, इस ग्लोमेरुलोपैथी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, एक तो हमने अभी डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेफ्रॉन्स के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स। तो जो चौथा आया था प्रोलिफरेटिव, वहां पे हमने बताया था कि प्रोलिफरेटिव होने के बाद क्या हो सकता है कि पेशेंट की जो किडनी है वो खराब हो सकती है। तो सबसे पहले रीनल फेलियर कि पेशेंट की जो किडनी है वो खराब हो जाएगी। उसके बाद इतना सारी सब चीजें हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया हो रहा है, इडिमा की कंडीशन बढ़ रही है, हार्ट आपका कंपनसेट करेगा, आपका हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, प्रोलिफरेटिव टाइप में हमने डिस्कस किया था कि अब पेशेंट की किडनी खराब हो सकती है, ठीक है। पेशेंट में हाइपोवोलेमिया हुआ है, हाइपोवोलेमिया हुआ है, एडिमा की कंडीशन बढ़ी है, बार बार रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, तो वो हार्ट को करेगा पंप, बार बार पंप करवाएगा कि ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम निकालो, क्योंकि हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, तो जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो सकता है। एंड आपका पल्मोनरी एडिमा,
आपका पल्मोनरी इडिमा भी हो सकता है। तो ये हो गया कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्लोमेरुलोपैथी के बारे में। तो इसी के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी कंप्लीट ग्लोमेरुलोपैथी, दोनों डिजीज पोर्शन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम के बारे में। आई होप आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।